हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के लिए जो पेपर क्लास 8 के लिए आया था, जो परीक्षा 13 दिसंबर 2020 को आयोजित की गई थी, उसी का आज हम सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करेंगे, जिसमें 35 प्रश्न आते हैं और ये उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय आय का पेपर है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं आपका बिना टाइम लिए हुए, और आप इसके लिए अच्छी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। इस पर आपको समय समय पर आज तक जो भी पेपर हुए हैं, सारे पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है। तो गौतम बुद्ध जो है वो लुम्बिनी में पैदा हुए थे, तो आप यहाँ से लुम्बिनी को टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो सम्राट अशोक के जो पिता थे वो थे आपके बिंदुसार। तो यहाँ से हम बिंदुसार पे टिक कर लेंगे, यानी यहाँ से हम बिंदुसार को जो है आप अपने आंसर जरूर आप सोचते रहिए मेरे साथ और लगाते रहिए। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन सा भारत आया, यानी ये यात्री थे। तो हर्षवर्धन को हास याद रखना, ह्यानसांग जो कि चीनी यात्री था, ये यात्री भारत की यात्रा पर आया था। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो सभी को इसका आंसर आता होगा, आपने पढ़ा भी है कि जो भारत में प्रथम जो शासिका थी वो आपकी थी रजिया सुल्ताना। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो भारत में जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो आपका 1556 में लड़ा गया था। तो हमें 1556 याद रखना है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का जब प्रश्न पूछा ही गया है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने अधोलिखित में की थी। तो दीन इलाही धर्म हिंदुओं और मुस्लिमों को मिलाने के लिए अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। तो सबसे पहला इसका जो आंसर हो, सिख धर्म की स्थापना किसने की। तो सभी को पता होगा सिख जो धर्म है वो गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ देते हैं कि अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था, यानी सबसे अधिक बलवान और सबसे महान कौन था। तो ये थे नाना साहब। तो यानी यहाँ से ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन सी आपके लिए चुन देते हैं। अगला हमारा प्रश्न 134 है, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण जो मिशन है उसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है 136, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन सी थी। तो ये याद रखना, दिल्ली से जो पहले भारत की राजधानी थी वो कोलकाता थी, ठीक है। तो यहाँ से हम ऑप्शन आपका बी वाला चुन लेते हैं, और ये हमें सारे प्रश्न याद भी रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, 1944 में सिंगापुर में एक रेडियो प्रसारण में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। चूंकि आपको याद रखना है, चूंकि सबसे उस समय पढ़े लिखे व्यक्ति जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि विदेश से पढ़े हुए थे, उनके पास सबसे अधिक भारत में डिग्रियां थी, तो उन्हीं को विधि मंत्री बनाया गया था। तो यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है,
सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे और अब 8 ग्रह हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब मैं बात करता हूँ 140, निम्नलिखित में से कौन वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो यानी जो वी जो है, वी आकार की घाटी जो है कौन बनाता है, तो यहाँ पर कौन उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर जो है आपका नदी। तो यहाँ से हम 140 में आपका डी ऑप्शन कर देते हैं। आपको डी ऑप्शन यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में, यानी दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। तो यहाँ से हम गोदावरी टिक कर लेंगे। अगला हमारे पास प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरवन के रूप में जाना जाता है? तो सुंदरवन में जो मैंग्रोव जो आपके वन है, इन्हीं को जाना जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न बेहद आसान है और कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है कि अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी? तो कपास का से काली होता है, तो कपास जो है काली मिट्टी में सबसे अच्छी पैदा होती है। तो यहाँ से हम ऑप्शन जो है काली मिट्टी सही कर लेंगे। और इसके बाद 144 प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी परंपरागत की बात की जा रही है, तो परंपरागत, तो निम्नलिखित में से कौन परंपरागत का स्रोत नहीं? तो यहाँ पर जल जो विद्युत है, ये मनुष्य अपने द्वारा इसको बांध बना करके करता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन ये वाला बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा वर्डिंग पर आप जरूर ध्यान दें। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है किस नदी पर? मतलब तो ये है कृष्णा नदी पर। आपको याद रखनी है, नदी घाटी परियोजनाएं जरूर आपको याद करना रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो आपको याद रखना है 21 मार्च को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। इसी के समानांतर आप 6 महीने बाद सितंबर में 2 दिन और बढ़ा दीजिएगा, तो ये होता है 21 मार्च एवं 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? तो गोल्फ, यानी गर्म के लिए आप गा से गोल्फ स्ट्रीम को याद रखेंगे, यानी सी वाला जो है ये हमारी गर्म जो है जलधारा है। तो यहाँ से हम ऑप्शन आपके लिए सी जो है हम सही कर लेंगे, यानी सी जो है ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। तो सबसे अधिक अगर जनघनत्व देखा जाए तो इस समय बिहार में था, तो ये बिहार ऑप्शन आप यहाँ से लगा देंगे कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक बिहार में व्यक्ति निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल है। तो यहाँ पर खरीफ की जैसे सरसों है, गेहूँ, मटर, ये सब रबी की फसलें हैं। धान है और आपका जो ये है धान जो आपका है, ये आपकी खरीफ की फसल में आता है, ठीक है। जैसे इस समय ठंडी चल रही, तो ठंडियों में जो भी ये हमारी फसलें हैं, ये सब आपकी रबी फसल कहलाती हैं। तो यहाँ से आपका खरीफ जो आपकी जाड़ों उधर बरसात में बोई जाती है, तो धान यहाँ से सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने, दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर का नाम क्या है? काफ़ी आपके लिए कठिन प्रश्न हो सकता है, तो इसका आंसर है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल यहाँ से सही है। तो यहाँ से हम ऑप्शन ए चुन लेते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सबसे सरल प्रश्न है ये, हमारा कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो इस समय भी हमारे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, तो यहाँ से हम रामनाथ कोविंद जी को आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न भी काफ़ी
आसान प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत में अनुसूचियों की संख्या 12 है और आज भी 12 ही है, तो आप इसे, पहले 9 थी, अब ये 12 है, तो आपको यहाँ से 12 हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? यानी कौन सी ऐसी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में नहीं, जिसे भोजपुरी भाषा ये उसमें सम्मिलित नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर भी आपको जरूर आता होगा कि भारत को जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 156 है कि भारतीय संविधान बनाने में कितना समय लगा? बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का आचरण पर प्रतिबंध लगाता? तो ये है अनुच्छेद 17। ये प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको बिल्कुल रट लेने और इससे मिलते जुलते जितने भी प्रश्न हैं उन्हें आपको जरूर रटना है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू की गई थी और अब तो हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं का दौर खत्म हो गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। और अगला है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे? समितियों से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो ये सुरेश तेंदुलकर जो समिति थी ये गरीबी रेखा के आकलन के लिए लगाई गई थी। तो ये यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। तो आज के ये थे 35 प्रश्न और इसी प्रकार के अगर आप प्रश्न चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है और आप थोड़ा सा इस चैनल पे आपको और क्या चाहिए वो ढेर सारी चीज़ें आप अपना कमेंट करिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो हर चीज़ को मैं अपने अगले वीडियो में सम्मिलित करूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।